हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम अब तक इस चैप्टर के कई सारे अमेजिंग टॉपिक्स को रिवाइज कर चुके हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ, फिर इसके बाद में हमने आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो रिवाइज कर लिए थे। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को हम समझ चुके हैं। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का जो टॉपिक है वो भी हमने रिवाइज कर लिया है। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए बेटा आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो नया कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर बेटा आज के इस लेक्चर में हमें बात करनी है। बात करके इन चीज़ों को हमें समझना है, समझ करके हमें आज याद भी कर लेना है, और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं, कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए इसी की तैयारी में हम बिल्कुल अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी शुरू कर ही देते हैं। ओके, चलो बेटा आ जाओ, बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। अच्छा हाँ, सबसे पहले ना मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक छोटी सी हिस्ट्री बता देती हूँ स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब 5 से अभी 10 मिनट के अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं, और फिर इसके बाद में जो अपना मेन टॉपिक है वो अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी 5 से 10 मिनट तक बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है। स्टोरी चलेगी, सुन लो और याद भी कर लो, ठीक है। तो देखो बेटा, बात ऐसी है कि मतलब बात तो जो है सो है, वो तो मैं बता ही रही हूँ। बात ये है कि जो मेरी बात है ना वो बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? एंशिएंट टाइम्स की बेटा मैं आपको बात बता रही हूँ। ये समझ लो कि मैं आपको 18th सेंचुरी की बात बता रही हूँ, ठीक है। अब सुनो, तो हुआ ये था बेटा कि 18th सेंचुरी में जो लोग हुआ करते थे, जो साइंटिस्ट होते थे, जो फिलोसोफर्स होते थे, उनका मानना ये था कि जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं या उनको हम डिराइव कर सकते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से एंड मिनरल्स से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि 18th सेंचुरी के टाइम पर जो लोग थे उनका मानना ये था, उनकी सोच ये थी कि जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? प्लांट्स से, एनिमल्स से एंड मिनरल्स से। और इसी बेसिस पर हुआ ये कि उन लोगों ने उस समय जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते थे उन सारे के सारे कंपाउंड्स को उठा करके कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी बनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दूसरी कैटेगरी बन गई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, तुमको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कि उस समय, उस ज़माने में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते थे, एग्जिस्ट करते थे, उन सभी को उठा करके डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी बनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और दूसरी बनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी, ठीक है। अब तुम्हारे दिल में, दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम उस ज़माने के लोग, मतलब 18th सेंचुरी के जो लोग थे, वो कौन से कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, कौन से कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे? मैम ये भी बता ही दो। तो ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ। अब तुमने पूछा है तो तुम्हारे सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो देखो, उस ज़माने के लोगों का मानना ये था, उनका समझना ये था, मतलब उनकी सोच ऐसी थी कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिनको कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना। तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिनको कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सारे कंपाउंड्स को लोगों ने बोला क्या कि वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिख दूं? ये बात भी बेटा मुझे लिख देनी चाहिए कि इनको कहाँ से डिराइव किया गया
प्लांट्स एंड एनिमल्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कि वो सारे कंपाउंड्स जिनको कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उनको बोल दिया गया क्या कि वो हैं सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो लोगों का मानना ये था, लोगों की सोच ये थी कि भैया वो सारे के सारे कंपाउंड्स, बचे हुए कंपाउंड्स जिनको कि आप ऑब्टेन कर सकते हो या डिराइव कर सकते हो मिनरल्स एंड रॉक्स से, उन कंपाउंड्स को क्या बोला गया कि वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिख दूं कि इनको कहाँ से डिराइव किया गया, मिनरल्स एंड रॉक्स से, कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिनको कि हम इजीली डिराइव कर सकते हैं, है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स से, उन सबको क्या बोल दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अभी तक जो तुमको मैंने स्टोरी समझाई है यहाँ तक की, आई होप इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलो अब अपन थोड़े और आगे बढ़ते हैं ना। फिर हुआ क्या बेटा, अर्ली 18th सेंचुरी की बात है, एक स्वीडिश केमिस्ट आए थे और उन्होंने इसी आइडिया को, मतलब वो फॉलो करते थे, उनको ये कॉन्सेप्ट सही लगता था। ठीक है, तो इसी आइडिया के बेसिस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था थ्योरी का? वाइटल फोर्स थ्योरी। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, क्योंकि मैम की तो आदत ही है एक्स्ट्रा पढ़ाने की है तो वो गलत सोच रहा है बेटा, मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। वो जो है ना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का जो टॉपिक जहाँ पर खत्म हुआ है, उसके नेक्स्ट पेज पर एक येलो कलर का बॉक्स है उसका टाइटल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस बॉक्स में बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी का जिक्र है। और अगर एनसीईआरटी में किसी पॉइंट का जिक्र है तो सीबीएसई बेटा कभी भी उस पॉइंट के ऊपर सवाल बना करके तुम्हें दे सकता है तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो मान लो कि अगर सवाल आ गया इसके ऊपर, तो तुम्हारे पास जवाब लिखने के लिए कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना, इसीलिए पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, तो अर्ली 18th सेंचुरी की बात है, एक केमिस्ट आया था और उन्होंने क्या करा, इसी आइडिया, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उन्होंने क्या दी, एक थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। सर ने बोला क्या इस थ्योरी में? सर ने बोला कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें एक्चुअली होता है एक मिस्टीरियस फोर्स, और उसी मिस्टीरियस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिंथेसाइज हो पाते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो थ्योरी आई थी ना बेटा, ये इसी आइडिया को, इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती थी। जो 18th सेंचुरी के लोग सोचते थे ना, जो उनका मानना था कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिनको कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उन सारे कंपाउंड्स को क्या बोला गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया था ना। तो इसी के ऊपर ये थ्योरी बन गई। सर ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स हो गए, ये एनिमल्स हो गए, इनमें होता है एक मिस्टीरियस फोर्स, और उस फोर्स के ही इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हो पाते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उस जमाने के लोग तो ये सोचते थे कि भाई उस जमाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेटा सोर्स हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे जाकर के सर ने क्या करा, उसी मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया वाइटल फोर्स का, और वहां से बन गई क्या, वो वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अगर सवाल आ गया तो बताओ भैया वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? सवाल आ गया मान लो 1 नंबर का कि बताओ वाइटल फोर्स थ्योरी, तो तुम क्या बताओगे उसमें? तुम यही बताओगे कि भाई सर ने बोल दिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है एक मिस्टीरियस फोर्स, और उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो पाते हैं, और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या बनता है, सोर्स बनता है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसी मिस्टीरियस फोर्स को क्या नाम दिया गया आगे जाकर के, वाइटल फोर्स। तो वहां से बन गई वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
19th सेंचुरी पर बेटा आ जाता है ना, कब तक 18th सेंचुरी में पड़े रहेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में हुआ ये कि एक जर्मन केमिस्ट आए जिनका नाम था वूलर, फ्रेडरिच वूलर। उन्होंने आकर के एक ऐसा मतलब काम किया कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ना, ये धराशायी हो गई। मतलब जानबूझ कर उन्होंने वो काम नहीं किया, वो एक्सीडेंटली काम उनसे वो हो गया। लेकिन उस काम से हुआ क्या कि ये थ्योरी है ना, ये बिल्कुल मतलब इसकी तो बैंड बज गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था बेटा। जब ये थ्योरी नई नई आई थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने इसको सही माना था। लेकिन फिर उसके बाद में समय आगे बढ़ा, 19th सेंचुरी का टाइम आ गया, फ्रेडरिच वूलर आ गए और उन्होंने करा क्या, एक्चुअली वो ना केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि वो बोलते ना अपन, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया पलट गई। बिल्कुल वो हो गया कि अब तक लोगों का मानना ये था, वो एक्सपेरिमेंट के होने के पहले तक लोगों का मानना तो यही था कि हाँ भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। लेकिन फिर वो वूलर सर ने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर डाला और पता है उस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या, उस एक्सपेरिमेंट से बेटा एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में ही सिंथेसाइज हो गया। तो बेटा ये थ्योरी तो गलत हो गई, क्योंकि इसके हिसाब से तो, इस थ्योरी के हिसाब से तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक वाइटल फोर्स होता है, मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसको आगे जाकर के वाइटल फोर्स बोला गया, और उसी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन वूलर सर ने तो सब बदल डाला। मतलब जो यहाँ पर जो हमने मेहनत करी पढ़ने में हिस्ट्री, ये सब फेल हो गई। देखो मैं बताती हूँ हुआ क्या, कि जो सर वूलर है ना, वो केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में वो एक्चुअली कर क्या रहे थे, उनके पास अमोनियम क्लोराइड का बेटा वो था, एक्वस सोल्यूशन था, ठीक है। और उनके पास पोटेशियम साइनेट का भी एक्वस सोल्यूशन था। जैसे कभी कभी अपन केमिस्ट्री लैब में जाते हैं ना, इतने सारे अपन को वो दिखते हैं, रिएजेंट्स दिखते हैं, समझ नहीं आता क्या करना, तो अपन क्या करते हैं, सबको मिला डालते कि ये लो ये लो ये लो, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, सर वूलर ऐसे नहीं थे बेटा, उनको एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि उनके पास अमोनियम, याद करने का तरीका है बेटा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बाय द वे, ठीक है, उनके पास अमोनियम क्लोराइड का वो था, एक्वस सोल्यूशन था, ठीक है। और उनके पास पोटेशियम साइनेट जो कि क्या बोलते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक है, उसका भी एक्वस सोल्यूशन था। दोनों को मिला दिया, मिला करके कुछ तो कुछ उन्होंने हीट वगैरह करा, उससे हुआ क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हुआ ये बेटा कि अमोनियम साइनेट बन गया। वो भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, आप बोलोगे कि मैम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की लाइन लगी हुई है, एक तरफ अमोनियम क्लोराइड, एक तरफ पोटेशियम साइनेट, दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस को मिला करके हीट कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, अमोनियम साइनेट बन गया। वो भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन बेटा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। उसको फर्दर हीटिंग से क्या हुआ, उसके एटम्स रीअरेंज हो गए और अल्टीमेटली क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा, यूरिया। यस, यू हर्ड इट राइट, यूरिया बन गया बेटा। ये वही यूरिया है जो हमारी यूरिन में और दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनकी यूरिन में पाया जाता है। खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है यूरिया का। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सर वूलर ने लैब में बना करके दिखा डाला सबको कि ये लो, तुम लोग बोल रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव हो सकता है, ये लो मैंने लैब में बना डाला। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कि लैब में बनाया गया, एक्सीडेंटली बन गया लेकिन बना तो ना लैब में। बस तो फिर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। यानी कि अब वो समय आ चुका था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको उनकी नई और करेक्ट डेफिनेशन मिले। क्योंकि अभी तक तो अपन क्या बोल रहे थे, अभी तक तो अपन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यही डेफिनेशन सही मान के चल रहे थे अभी तक, तो हम सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यही डेफिनेशन सही मान के चल रहे थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी अपन ने यही वाली डेफिनेशन सही मानी थी, लेकिन सर वूलर ने सब बदल डाला। एक एक्सीडेंटल आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने लैब में बना दिया और इनकी डेफिनेशन उठा करके बदल डाली। तो अब समय आ चुका है मतलब बेटा कि अब हम क्या करें, लिटरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक प्रॉपर और जो करेक्ट डेफिनेशन है वो देख लें। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पहली बात तो बेटा कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जहां भी तुमको मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख जाए तो तुम आंख बंद करके बोल सकते हो कि अच्छा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन तो हो गए। और कुछ चीजें ना बेटा बट ऑब्वियस होती है कि हाँ ये तो होना ही है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई दूसरा सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए कि हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं जिसमें अदर देन कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स हो सकते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, हेलोजन्स हो गए, उनके एटम्स भी हो सकते हैं। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वो एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं जिनमें अदर देन कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स हो सकते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के भी एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन्स वगैरह। ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को डील करती है उसको अपन बोल देते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जितना अभी तक तुमको मैंने पढ़ाया है, आज अपन एक बार स्लाइड्स से उतना रीड भी कर लेते, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों की शिकायत ये जाती है कि मैम आपने स्लाइड्स रीड नहीं करवाई हैं। अरे बुड़बक, जो मैंने बोला है ना वही यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, इतना काफ़ी। पर चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम एक बार स्लाइड यहाँ पर आ जाओ, रीड कर भी लेते हैं कि सिंस एंशियंट टाइम्स मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस जमाने में लोग सोचते थे कि भैया नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज जो है कहाँ से मिल सकते हैं? प्लांट्स, मिनरल्स एंड एनिमल्स से। बट इट वॉज ओनली इन द 18th century that these compounds were divided into two classes, namely organic and inorganic. Compounds like urea, sugar, oils, fats, dyes, proteins, vitamins, etc., which were isolated directly or indirectly from living organisms, उनको बोला गया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, डाइज वगैरह हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, उन सबको बोला गया कि भैया ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, मार्बल, एलम, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, जो कि हम नॉन लिविंग सोर्सेज से आइसोलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सबको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, vital force theory. Until early 19th century it was believed that organic compounds cannot be prepared in the laboratory but can only be isolated from animals and plants. कि 19th century की शुरुआत तक तो लोगों का मानना यही था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको आप लैब में नहीं बना सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही क्या करे जा सकते हैं? आइसोलेट किए जा सकते हैं। That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. और थ्योरी में यही बोला गया कि भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक वाइटल फोर्स होता है जो कि चाहिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए, इसीलिए इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में जर्मन केमिस्ट आए फ्रेडरिच वूलर, डिसअप्रूव्ड दिस इन 1828, ओके, made an interesting discovery. He accidentally prepared urea as well known as organic compound isolated from the urine of men and other mammals. He prepared urea by heating aqueous solution of two inorganic compounds, ammonium chloride and potassium cyanide. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्या बन गया? अमोनियम साइनेट बन गया, जो कि काफी अनस्टेबल था। फर्दर हीटिंग से क्या हुआ? एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ और अल्टीमेटली क्या बन गया बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया। ठीक है, thus the first organic compound synthesized in the laboratory was urea.
सवाल आ जाए इसके ऊपर तो लिख देना आंसर। Since then, a large number of organic compounds have been prepared in the laboratory and many more are being prepared daily. और तब से जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज या लैब में बनाने की जो प्रक्रिया है बेटा वो शुरू हो गई, और आज भी जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में ही बनाए जाते हैं। ठीक है चलिए अब बेटा अपन अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन वो देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेदर नेचुरल और सिंथेटिक, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरली अपन को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हो या फिर अपन लैब में उनको सिंथेसाइज कर रहे हो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज कंटेन कार्बन। मैंने क्या कहा कि कुछ चीज़ें बट ऑब्वियस होती हैं, आप उसमें दो मतलब डाउट नहीं कर सकते हो कि मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हो, अरे बिल्कुल होगा कार्बन, जहां तुमको देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मान के चलना कि उसमें क्या है कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब में क्या होता है बेटा, हमेशा कार्बन तो होता ही होता है, एंड हाइड्रोजन एंड समटाइम्स कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड एक्सेट्रा। दस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउ डिफाइंड एज compounds of carbon containing usually hydrogen and one and more other elements। compounds of carbon, देख लो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। हमने डिक्लेयर कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स, मतलब उनमें कार्बन तो होगा ही होगा, along with hydrogen and some other elements जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, phosphorus etc. are called organic compounds। and the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देंगे। ठीक है, 11th में जाकर के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग हो जाएगी, अभी तो तुम सब साथ में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे जाकर के अलग अलग हो जाएगी। चलो, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं बेटा, आप बोल सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें कि कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन, उसके अलावा कभी कभी दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ दूसरे ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ दूसरे ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सब। ठीक है, चल कार्बन कंपाउंड्स। ओके बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो मैंने बता दी। अब थोड़ा दिल में तसल्ली आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो अब एक स्टेप अपन और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बेटा अपन बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या अपन एक काम करें, अपन अब कार्बन कंपाउंड्स ही बोल देते हैं। ठीक है, देखो तो बेटा कार्बन कंपाउंड्स जो हैं या आप इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, तुम्हारी खुशी के लिए चलो मैं ये भी लिख देती हूँ। दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। ये अपन ने जो अपना ये पिछला लेक्चर जो अपना गया है, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर वाला, उसमें अपन ने देखा था ना कि कार्बन के अकेले कार्बन एलिमेंट के 3 मिलियन से भी क्या है बेटा ज़्यादा कंपाउंड्स हैं आज की डेट में, 3 मिलियन से भी ज़्यादा। क्यों, तो उसका अपन ने 3 रीज़न अपन ने पढ़े थे कि एक हो गया उसका कैटिनेशन, एक हो गया उसकी टेट्रावेलेंसी, है ना, एक हो गया उसका क्या यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना, ये सब अपन ने रीज़न पढ़ रखे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें पिछले लेक्चर से ये तो समझ में आ गया था कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के बनते हैं, और उसी के चलते जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलो, कार्बन कंपाउंड्स बोलो, उनमें कार्बन
एटम्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैम ये अगर कार्बन का कंपाउंड है तो इसमें मैक्सिमम 7 कार्बन एटम्स ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते बेटा, कुछ कुछ कार्बन कंपाउंड्स तो ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स का नंबर 100 से भी ऊपर गया होता है। क्यों? वही वाली बात है ना कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, ये बड़े स्टेबल टाइप के बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप के बनते हैं, ये टूटते नहीं है इतनी आसानी से। तो आपके पास कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन्स आ सकती हैं कि एक आपके पास कंपाउंड है कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास जिसमें कि 200 कार्बन एटम्स हैं। 200 कार्बन एटम्स की क्या है बेटा, चेन है, ब्रांच भी हो सकती है, ऐसी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, वो बड़े स्ट्रॉन्ग और स्टेबल टाइप के बनते हैं। तो एक कंपाउंड में कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ सकते हैं, चेन्स बन सकती हैं लंबी लंबी। तो मान लो कि अपने पास एक ऐसा कार्बन कंपाउंड आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है जिसमें कि इतने सारे कार्बन्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है ना। अपने पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है जिसमें कि 6 कार्बन एटम्स की क्या है, एक चेन है। और इस चेन की खास बात क्या है कि इस चेन में जो 6 कार्बन के एटम्स हैं, 6 के 6 कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हैं वो सब के सब कैसे हैं बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। देखो सबके बीच में बॉन्ड कैसे हैं, इन दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल, इनके बीच में सिंगल, सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कार्बन कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है। बस जहां तुम्हें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, जहां तुम्हें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड में जो भी कार्बन एटम्स हैं, मतलब जितने भी कार्बन एटम्स हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बेटा हमेशा 6 ही होंगे, अरे 7 8 9 10 100 50 कितने भी हो सकते हैं। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि यदि एक ऐसा कंपाउंड तुम्हारे सामने आया है जिसमें कि कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, बेटा एक भी डबल और ट्रिपल नहीं होना चाहिए, इस चीज का तुम ध्यान रखना, ठीक है ना। एक भी डबल और ट्रिपल नहीं होना चाहिए। सारे के सारे कार्बन एटम्स के बीच में, सारे के सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल यदि कोवलेंट बॉन्ड्स हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की। देखो मेरे सामने बेटा एक ऐसा कार्बन कंपाउंड आया है जिसमें कि 5 कार्बन एटम्स हैं, मान लो 5 कार्बन एटम्स हैं, और इन पांचों में से इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं। मैम यहां पर तो, हाँ जी, आई होप सब कुछ ठीक है। हाँ जी, मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि मैं कहा थी, हाँ, हमारे सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आया बेटा, एक कार्बन कंपाउंड आया जिसमें कि 5 कार्बन एटम्स की एक चेन है। 5 में से इन दोनों के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो तुम इसको क्या बोलोगे, इसको तुम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे क्या बेटा? सैचुरेटेड तुम कंपाउंड बोलोगे इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड नहीं। क्यों? मैंने क्या बोला था, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होता है जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हो, एक भी डबल और ट्रिपल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डबल या ट्रिपल हुआ बेटा तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। सैचुरेटेड की कंडीशन यही होती है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। यहां पर क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या, ये क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिमिलरली मेरे पास एक और कंपाउंड आया है, ठीक है, मेरे पास एक और कार्बन का कंपाउंड आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की चेन है, 6 कार्बन एटम्स की चेन है। और 6 में से जो ये दोनों कार्बन एटम्स हैं, 6 में से ये जो 2 कार्बन एटम्स है बेटा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बताओ ये कौन सा कंपाउंड होगा, बताओ बताओ,
ये कौन सा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, कौन सा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड की क्या कंडीशन होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। जहां भी तुम्हें ट्रिपल या डबल दिख जाए तो तुम उसको क्या करोगे, उसको तुम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की कैटेगरी में डाल दोगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम यहाँ पर माना कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है लेकिन बाकी तो सब क्या है, सिंगल। अरे होने दो बाकियों को सिंगल, हमें क्या मतलब है, हमें तो इस ट्रिपल बॉन्ड से मतलब। ये 3 डंडी या 2 डंडी दिख जाए बेटा तो समझ लेना कि वो क्या होगा, एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा या अनसैचुरेटेड क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आई बात समझ में? इतनी तुम्हें क्लैरिटी बेटा मिली कि नहीं मिली, बताओ भाई। हाँ जी, इतनी क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली कि अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो वो होगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर डबल या ट्रिपल मिल जाए बॉन्ड, कोई भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में बेटा यदि तुम्हें एक डबल या एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाए तो वो क्या होगा, फिर एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, चलो अब एक नया वर्ड तुम्हारे सामने मैं लेकर के आती हूं। वो नया वर्ड है हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन्स, या आप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हो। हाइड्रोकार्बन्स बोल दो या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी बोल दो, एक ही बात है। ये क्या होते हैं बेटा, ये कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, अगर ये कार्बन कंपाउंड्स ही हैं, तो फिर इनको अलग से हम नाम क्यों दे रहे? क्योंकि ये ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स होते हैं। ये हाइड्रो वर्ड कहां से आया है, हाइड्रोजन से आया है। कार्बो वर्ड कहां से आया है, कार्बन से आया है। यानी कि वो कार्बन कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स हों, उन्हें अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स या फिर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से कंफ्यूज मत होना बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही क्या हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन एटम्स भी होंगे, कुछ दूसरे एलिमेंट के भी कभी कभी एटम्स आ सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स पाए जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब अगर तुमको ये बेटा कैटेगराइजेशन समझ में आया है तो फिर इसको समझने में, मतलब जो आगे तुमको मैं पढ़ा रही हूं वो समझने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पूरा लिख देती हूं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप बोलोगे कि मैम यहां भी, अरे सुनो मेरी बात, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये वाला जो हमने कैटेगराइजेशन देखा था, ये बेटा हमने ओवरऑल देखा था। यहां पर हम बात कर रहे थे एक ब्रॉडर कैटेगरी की, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ पर डबल और ट्रिपल भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि उन कार्बन कंपाउंड्स की या उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इनका भी एक कैटेगराइजेशन है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब दिमाग लगाओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे?
ये वो बेटा कार्बन कंपाउंड्स होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। यहां पर हमने पूरा लिख डाला, बिल्कुल कच्चा चिट्टा यहां पर हमने साफ कर दिया कि भैया हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो बेटा कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं। एंड बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लिख दूं मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दूं जो मैंने अभी अभी बोला कि ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, दीज आर दोज carbon compounds which have carbon and hydrogen atoms only plus between carbon atoms only single covalent bonds are present। ठीक है, तो ये वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कौन सैचुरेटेड बेटा हाइड्रोकार्बन्स। ये वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही पाए जाते हैं, प्लस बिटवीन कार्बन एटम्स केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और बेटा ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ना एक और नाम होता है, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक और नाम होता है और वो नाम होता है अल्केन्स। जैसे कि मेरा सरनेम क्या है, विभूति, ओ सॉरी मेरा सरनेम क्या है, खरे। ठीक है, अब जो मेरा सरनेम है बेटा खरे, वो अकेले मेरा सरनेम तो नहीं होगा ना, घर में मेरे मम्मी पापा चाचा ताऊ ताई जी, मेरी बहनें, मेरे कजन्स, सबका सरनेम क्या होगा, खरे ही होगा। ठीक है, लेकिन बेटा सरनेम के साथ साथ इंसान को नाम भी तो दिया जाता है ना, कि कल को अगर मेरे घर में सपोज जैसे मैं ही पैदा हुई थी तो मुझे ये तो नहीं बोला गया कि अरे सरनेम तो है अपना खानदानी, तो इसको अलग से नाम क्यों दिया जाए, इसको खरे खरे ही करके बुलाया जाएगा। कल को घर में कोई और बच्चा पैदा हो गया, उसके लिए भी बोले कि अरे इसको नाम देने की क्या जरूरत है, खरे सरनेम है तो इसको भी खरे ही बोलेंगे। तो ऐसे तो बेटा मतलब पूरे घर में सब खरे खरे ही होंगे, नाम तो किसी का होगा ही नहीं। मुझे बुलाना है अपनी मम्मी को, मैं बोल रही हूँ ओ खरे, पता चला कि चाची चली आ रही है, अरे चाची को मैंने तो मम्मी को बुलाया था, क्यों, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रही हूँ ना किसी का। ठीक है, तो नाम बेटा देना जरूरी है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हो और कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी अपन क्या नाम देते हैं बेटा, अल्केन्स। क्या बोलते हैं, अल्केन्स। ठीक है, अब यहां आ जाओ, व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें की सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाएंगे, बट बिटवीन कार्बन एटम्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ऑलरेडी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब समझ चुके हैं कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन एटम्स के बीच में अगर एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे उसको, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं इस चीज को कि these are those carbon compounds, these are, थोड़ा पतला ले लेते हैं यार, these are those carbon compounds which have only, which ही चला गया मेरा, which have ओनली, अरे दादा बोर्ड पागल हो गया है बेटा, इसको भी बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस हो गया है, बोर्ड को ही बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस हो गया है। हाँ, दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन कार्बन, अरे भाई
कार्बन कार्बन एटम्स, डबल and triple bond are present. कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग हो रहे हैं, यहाँ पर आर मिसिंग हो रहा है ना, लो बोर्ड ही खा जा रहा है वर्ड, बताओ क्या करेगा इंसान, टीचर की क्या करे। हाँ जी, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, लेकिन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स अगर एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर मुझे ना एटलीस्ट वन लिखना चाहिए कि एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक भी अगर बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना दो कार्बन एटम्स के बीच में, बस फिर क्या है, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनको अपन बोलते हैं अल्केन्स। वैसे यहाँ पर भी बेटा तो नामकरण होना चाहिए ना, अरे यहाँ पर भी तो नामकरण होना चाहिए ना, तो नामकरण कैसे होता है, देखो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, बेटा मैं ये बोल रही हूँ कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में यदि एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलेंगे अल्कीन। क्या हुआ, क्या बोलेंगे बेटा, अल्कीन। जैसे कि यहां पर हमने बोला था अल्केन, यहां पर हम बोलेंगे अल्कीन। ये क्या है अपने पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। देखो बेटा ऐसा है, मैं अगर तुमसे बोलूं कि बेटा मेरे पास ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो अब तुम जो ना दिमाग लगाओगे कि मैम अनसैचुरेटेड तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी करते हैं, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया उसको भी अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे। तो वही बात होगी कि मेरा सरनेम भी खरे, मेरी बहन का सरनेम भी खरे। अरे अगर माँ बाप ने नाम नहीं रखे तो क्या होगा, खरे 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 खरे, पूरे घर में खरे ही चलता रहेगा, है कि नहीं। तो अलग से नाम देना जरूरी है। तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में यदि एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसको अपन अलग से क्या नाम देंगे, अल्कीन। और वहीं एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक भी, तो उस कंपाउंड को अपन अलग से क्या नाम देंगे बेटा, अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्काइन। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, समझ में आया कि नहीं आया। अल्केन में अल्केन क्या होगा बताओ, सवाल आ गया एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में। अरे हटो भाई, सवाल आ गया बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का कि चलिए बताइए कि एक अल्केन क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया अल्केन एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स पाए जा रहे हैं, और जो कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं मुझे नहीं पता कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 कितने भी हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। सवाल आके बताओ अल्कीन क्या है। तो एक ऐसा आप बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, बोले तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, लेकिन कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में यदि एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अल्कीन बोल देंगे। और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फिर उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अपन अलग से नाम क्या देंगे, अल्काइन बोलेंगे, अल्काइन। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। चलो अब बेटा नामकरण, वैसे तो नॉमेनक्लेचर की अलग से मैं क्लास रखूंगी ही, लेकिन हाँ बेसिक अभी तुमको मैं यहां भी बता देती हूं। नाम जैसे कि अपना नाम होता है ना, नेम होता है, फिर सरनेम होता है, ठीक है। नाम के भी पहले कुमारी, मिस, मिसेस, मिस्टर, है ना, ऐसे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो ये अपना
रूट नेम हो गया। जब अपन किसी बेटा क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, जब किसी कंपाउंड का नामकरण, जब अब उसका अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो वो चीज तुमको मैं बेसिक सिखा रही हूँ, ठीक है। कि एक होता है रूट नेम, उसके जो पहले लगता है उसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जो चीज नाम के, रूट नेम के पहले लग रही दैट इज प्रीफिक्स, और जो बाद में लग रही है दैट इज सफिक्स। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम है, मैं यहां पर लिखती हूं मिस विभूति खरे, ठीक है, मैं लिखती हूं मिस विभूति खरे, ठीक है। तो खरे क्या हो गया? मेरा सफिक्स हो गया। विभूति मेरा रूट नेम हो गया, ठीक है, और मिस क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। एक होता है रूट नेम, उसके जो पीछे लगा प्रीफिक्स, उसके जो आगे लगा सफिक्स। मेरा रूट नेम क्या है? विभूति, उसके पीछे क्या लगा? मिस, तो वो क्या है? प्रीफिक्स। और नाम के आगे क्या लगा? खरे, तो वो क्या हो गया? सफिक्स। ये समझ में आया? रूट नेम, उसके पहले प्रीफिक्स, उसके बाद में सफिक्स, ठीक है। अब सुनो, जब भी अपन बेटा अल्केन, अल्काइन, सॉरी, जब भी अपन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन तीनों का नाम रखते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वो लगता है सफिक्स लगता है। क्या सफिक्स लगता है? अरे पेन ही उड़ गया। देखो, अल्केन्स के लिए सफिक्स लगता है एन। क्या लगता है? एन। अल्केन्स के लिए सफिक्स लगता है एन। अल्कीन्स के लिए सफिक्स लगता है ईन। क्या लगता है? ईन। और अल्काइंस के लिए सफिक्स लगता है आइन। क्या लगता है? आइन। तो अल्केन्स के लिए जो रूट नेम होगा, बेटा ये तुम्हें समझ में आया ना, मिस विभूति खरे। अभी तुमको मैं जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा रही हूं, किसका? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस का, हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें प्रीफिक्स अभी नहीं लगेगा। जब अपन आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेटा तो प्रीफिक्स लगाना भी सिखा दूंगी, लेकिन हाँ, जो फ्रेम है पूरा वो तुम्हें मैं समझा रही हूँ। मिस विभूति खरे, मिस प्रीफिक्स है, विभूति क्या है? रूट नेम है, उसकी जो बाद में लगा है वो क्या है? सफिक्स है। तो रूट नेम के पहले जो लगता है दैट इज प्रीफिक्स, उसके बाद में जो लगता है दैट इज सफिक्स, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो उनके नाम में जो सफिक्स लगता है वो मैं तुम्हें अलग अलग बता रही हूं। कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की, तो रूट नेम के आगे जो सफिक्स लगेगा वो क्या होगा? एन। अल्कीन की बात कर रहे हैं तो रूट नेम के आगे जो आप बोल सकते हो कि सफिक्स लगेगा वो होगा ईन। और अल्काइन की यदि हम बात कर रहे हैं तो रूट नेम के आगे जो सफिक्स लगेगा वो होगा क्या? आइन। क्या होगा? आइन। एन, ईन, आइन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैम रूट नेम की। तो बेटा रूट नेम कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उस पे रूट नेम आप बोल सकते हो कि हाँ डिसाइड होगा। कैसे? यदि एक कार्बन एटम है तो मिथ आएगा। मिथ, ये याद करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैम क्या बोलते हैं, कोई ट्रिक है? नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, याद करना पड़ेगा। अल्केन के लिए एन, ईन के लिए, अल्कीन के लिए ईन, अल्काइन के लिए आइन, ठीक है। यदि अब ये हो गया क्या? सफिक्स, मतलब ये सरनेम हो गया, है ना, ये सरनेम हो गया अपने हाइड्रोकार्बन्स का। कि यदि हाइड्रोकार्बन अल्केन है तो सरनेम क्या होगा? एन। अल्कीन है तो सरनेम क्या होगा? ईन। अल्काइन है तो सरनेम क्या होगा? आइन। अब रूट नेम कैसे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो रूट नेम क्या होगा? मिथ। अगर दो कार्बन एटम्स हैं तो रूट नेम क्या बनेगा? इथ। अगर तीन कार्बन एटम्स हैं तो रूट नेम बनेगा प्रोप। क्या बनेगा? प्रोप। अगर चार कार्बन एटम्स हैं तो बनेगा रूट नेम ब्यूट। बट नहीं है ये, ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम्स हैं तो रूट नेम बनेगा पेंट। क्या बनेगा? पेंट। अगर 6 कार्बन एटम्स है, शॉर्ट में लिख दिया है, तो रूट नेम बनेगा हेक्स। जैसे अपन बोलते हैं ना हेक्सागन, पेंटागन, ऐसे। तो पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हो, हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हो, हेप्टागन जिसकी 7 साइड्स हो। तो अगर 7 कार्बन एटम्स हैं तो रूट नेम क्या बनेगा? हेप्ट।
अगर 8 कार्बन एटम्स हो तो रूट नेम क्या बनेगा? ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन एटम्स हो तो बनेगा नॉन, ठीक है ना, रूट नेम नॉन। और अगर 10 कार्बन एटम हो तो रूट नेम बनेगा डेक। क्या बनेगा? डेक। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। अल्केन के लिए सरनेम एन, अल्कीन के लिए इन, अल्काइन के लिए आइन। बाकी रूट नेम इन सब के लिए कॉमन होगा। यदि एक कार्बन एटम है तो रूट नेम बनेगा क्या? मिथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो रूट नेम बनेगा इथ। 3 कार्बन एटम है तो बनेगा प्रॉप। 4 कार्बन एटम है तो बनेगा ब्यूट। 5 कार्बन एटम है किसी हाइड्रोकार्बन में, बेटा अभी मैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि 5 कार्बन एटम्स है, तो उसका रूट नेम क्या बनेगा? पेंट। 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम्स हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और अगर 10 कार्बन एटम हो तो डेक। 10th के लेवल पर हम इतना आगे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ पढ़ाने को पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, बताओ मेरे पास एक क्या है, अल्केन है मेरे पास एक, या वो छोड़ो, मेरे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन के 2 एटम्स हैं। मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है बेटा जिसमें कि कार्बन के 2 एटम्स हैं। बताओ उसका नाम क्या बनेगा? नामकरण अपन आज सीखेंगे। मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि कार्बन के 2 एटम्स हैं। बताओ बताओ जरा, बताओ मुझे इसका नाम क्या बनेगा? क्या सिखाया तुमको मैंने? रूट नेम और सफिक्स सिखाया है, रूट नेम और सफिक्स सिखाया है। तो सैचुरेटेड बोल दिया, इसका मतलब क्या बेटा? सैचुरेटेड बोल दिया, इसका मतलब क्या? यहां पर मैं बात कर रही हूं अल्केन की। अभी अभी तो देखा ना अपन ने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अपन क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं, है ना। और अल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है? सरनेम क्या होता है? एन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आखिरी में लगा दिया एन, सफिक्स क्या आ गया? एन। प्लस रूट नेम क्या होगा? डिपेंड करेगा कार्बन के कितने एटम्स है, तो कार्बन की 2 एटम्स है तो 2 कार्बन एटम्स के लिए रूट नेम क्या होता है? इथ। तो रूट नेम यहां पर क्या आ जाएगा? इथ। इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? इथेन। क्या बन जाएगा बेटा? इथेन। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या बनेगा? इथेन बनेगा। एक और सवाल, मेरे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन के 5 एटम्स हैं। बताओ क्या नाम बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है मैं अल्केन की बात कर रही हूं, तो अल्केन के लिए सफिक्स क्या होगा? एन ही होगा। और क्योंकि कार्बन के 5 एटम्स है तो 5 कार्बन एटम्स के लिए रूट नेम क्या होता है बेटा? पेंट होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? पेंट। तो पेंट प्लस एन यानी कि पेंटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये बनते हैं क्या बेटा? तुम्हारे अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आई बात समझ में? आप बोलोगे कि मैम एक मिनट, आपने तो बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि अल्केन्स वो होते हैं जिनमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। लेकिन मैम यहां पर जो आप मीथेन की बात कर रहे हो, है यहां पर जो आप मीथेन की बात कर रहे हो, यहां पर तो कार्बन का एक ही एटम है, फिर भी वो, हाँ बेटा मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, अल्केन है, जिसमें कि कार्बन का एक ही एटम होता है, ठीक है। तो वहां पर सिंगल डबल का सवाल नहीं, लेकिन फिर भी उसको अपन अल्केन की ही कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। चल अब एक और सवाल तुमसे मैं पूछती हूँ कि अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक अनसैचुरेटेड या चलो ठीक है हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है। नाम बताओ। मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है,
यानी कि कार्बन कार्बन, अब आप बोलोगे कि मैम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो आप बोल सकते हो कि ये देखो डबल बॉन्ड बता ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम्हें समझ में आया कि ये नाम अलग अलग क्यों रखे हुए हैं। यहां पर अगर नाम अलग नहीं रखते तो भी चल जाता, लेकिन यहां पर नाम अलग रखने जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा दो तरह के हो सकते हैं, एक में डबल बॉन्ड आ सकता है कार्बन एटम्स के बीच में और एक में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग नाम रखने पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने बोल दिया है कि मेरे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उस कंपाउंड में? 3 है। नाम बताओ क्या होगा। तो अभी अभी हमने देखा था कि डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं, डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वालों को अपन अल्काइन बोलते हैं। यानी कि हो ना हो यहाँ पर हम जिस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा वो क्या है? अल्कीन है। तो अल्कीन के लिए सफिक्स क्या होता है? अल्कीन के लिए सफिक्स होता है ईन। और कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है। तो 3 के लिए रूट नेम क्या हो जाएगा? प्रोप। यानी कि यहां पर नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा प्रोप प्लस ईन, यानी कि प्रोपीन। ईन अल्कीन के लिए, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन एटम्स हैं तो रूट नेम क्या हो जाएगा? प्रोप। तो प्रोपीन। ऐसे तुमसे मैंने बोला कि मेरे पास एक और अनसैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और उनमें से 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 है। सब कुछ सेम है, बस यहां पर मैंने क्या कर दिया है, यहां पर मैंने, हाँ जी, यहां पर मैंने उठा करके 5 कार्बन एटम्स कर दिया और 5 में से 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो बताओ कंपाउंड का नाम क्या होगा? अभी भी डबल बॉन्ड है, मतलब ईन सफिक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं तो रूट नेम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन एटम्स के लिए रूट नेम क्या होता है? पेंट होता है। होता कि नहीं होता? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? यहाँ पर बन जाएगा ये पेंट प्लस ईन, पेंटीन। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल देती हूं। अपने पास एक और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है और 4 में से 2 के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो नाम बताओ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन एटम्स हैं और 2 के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। 5 में से 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। बताओ नाम क्या होगा। तो बेटा जहां पे तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो तुम समझ जाना कि ये क्या है? अल्काइन है। ये कौन सा कंपाउंड है? अल्काइन है। अल्काइन के लिए सफिक्स क्या लगता है? सरनेम क्या लगता है? आइन। और क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं तो 5 कार्बन एटम्स के लिए रूट नेम क्या लगता है? पेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पेंट। तो पेंट प्लस आइन, पेंटाइन। क्या बन जाएगा बेटा? पेंटाइन बन जाएगा। पेंटाइन। मान लो कि अगर 4 कार्बन एटम्स होते तो 4 कार्बन एटम्स के लिए रूट नेम क्या होता? ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। ये तो वो हो गया ना, शर्माइन, वर्माइन, ब्यूटाइन। अब नाम तो देखो ऐसे ही रखे जाते हैं, क्या कर सकते हैं। पेंटाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इथाइन। अच्छा, मिथीन और मिथाइन पॉसिबल है क्या? जैसे कि अपन ने अल्केन में बोल दिया मीथेन भी होता है, तो वैसे ही मिथीन और मिथाइन हो सकता है? नहीं। क्यों बेटा? मीथेन में हम खुद ही बोल रहे हैं कि कार्बन का केवल एक ही एटम है। अल्कीन और अल्काइन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? अल्कीन और अल्काइन होने की कंडीशन क्या होती है? कि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, और मतलब एटलीस्ट जो भी आपके पास कंपाउंड हो, है ना, उसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब वो अल्काइन कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। और तुम्हारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो जहां पर एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तब वो क्या कहलाएगा? अल्काइन कहलाएगा। तो बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अरे 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए ना। हम मीथेन में बोल रहे हैं कि कार्बन का एक ही एटम है,
तो जब कार्बन के 2 एटम्स होंगे ही नहीं तो काहे का डबल बॉन्ड, काहे का ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि मिथीन और मिथाइन नहीं होता है क्योंकि वहां पर कार्बन का एक ही एटम होता है। तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हवा के साथ नहीं। तो मिथीन मिथाइन नहीं होता है, मीथेन जरूर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अल्कीन और अल्काइन का सबसे लोएस्ट पॉसिबल मेंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इथीन और इथाइन, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स तो चाहिए ना। तो अगर मिनिमम 2 कार्बन एटम्स हो तो रूट नेम क्या होता है, इथ। डबल बॉन्ड हो गया अगर दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, वो इथीन हो जाएगा। और 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वो इथाइन कहलाएगा। तो लोएस्ट पॉसिबल मेंबर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस क्या होते हैं, इथीन एंड इथाइन। अल्केन का मीथेन। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है। अब आ जाओ अपन एक बार स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बेटा बनाने के ना बहुत ऐसे नियम नहीं होते हैं, बस 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, सपोज अभी अपन यहाँ पे बनाना सीखते हैं इथेन का, इथीन का और इथाइन का। ठीक है, अपन इनके स्ट्रक्चर अभी बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो 2 ही नियम होते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, कार्बन के एटम्स लो, उनके बीच में आप बॉन्ड बनाओ, है ना। सबसे पहले आप कार्बन के एटम्स लो, उनके बीच में बॉन्ड बनाओ, और फिर उसके बाद में क्या करो, उनकी जो बाकी वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई करो। ठीक है, तो यहां पर हम बना रहे हैं इथेन। इथ का मतलब कार्बन के 2 एटम्स होंगे, बना लिया हमने 2 एटम्स। एन का मतलब क्या है, दोनों के बीच में, मतलब अल्केन है ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो देखो ये हमने बना लिया एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब तुमको पता है कि दोनों कार्बन एटम्स, मतलब जो कार्बन एटम होता है उसकी टेट्रावैलेंसी होती है, हर एक कार्बन एटम को 4 कोवलेंट बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे तब जाकर के वो स्टेबल होगा। अगर तुम ये वाले कार्बन एटम को देखोगे बेटा तो ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन एटम के साथ, तो यदि इसको स्टेबल होना है तो इसको 3 और कोवलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तब जाकर के ये स्टेबल होगा। एक तो बना चुका है। रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले कार्बन एटम्स लो, उनके बीच में बॉन्ड बनाओ, फिर उसके बाद में सेकेंड नियम क्या बोलता है कि अब बाकी जो उनकी वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई करो। तो कार्बन बना करके उनके बीच का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी वैलेंसीज है दोनों कार्बन एटम की, उनको अपन सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी ये एक बॉन्ड बना चुका है, इसको 3 और बॉन्ड बनाने हैं। किसके साथ बनाएगा बेटा ये कार्बन एटम 3 और बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन के साथ और कार्बन एटम्स के साथ नहीं, हम इथेन बना रहे हैं बेटा। कार्बन एटम्स का नंबर 2 ही होना चाहिए, आप और कार्बन एटम्स नहीं वहां पे बढ़ा सकते हो। इथेन क्या है, अल्केन है। अल्केन क्या है, अरे हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन के भी तो एटम्स होंगे ना बेटा। तो यहां पर जो ये जो रिमेनिंग वैलेंसीज है वो कैसे सेटिस्फाई होंगी, जब कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा एक हाइड्रोजन एटम के साथ, ये बना लेगा दूसरे के साथ, यहाँ बन जाएगा तीसरे के साथ। अब जाकर के ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी हो गई है सेटिस्फाइड, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया एक कार्बन एटम के साथ और 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिए 3 और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। सिमिलरली जो ये कार्बन एटम बेटा ये भी वही करेगा, इसने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है इसके साथ, 3 और बॉन्ड बना लेगा 3 और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये बन गया क्या इसका आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब अपन बॉन्ड को सिंपल ऐसे डैश से डिनोट करते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है बेटा, हाँ जी क्या बन जाता है, ये स्ट्रक्चरल स्केलेटल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसको अपन और कंडेंस करके लिख सकते हैं, CH3CH3, इसको अपन ने और कंडेंस करके लिख दिया। ये सब जो बॉन्ड है ना ये सब अपन ने हटा दिए, इसको अपन ने कंडेंस करके लिख दिया। एक C जो जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 कार्बन एटम्स हो गए आपस में जुड़े हुए हैं, ये एटम जुड़ा हुआ है 3 और हाइड्रोजन एटम के साथ, ये भी जुड़ा हुआ है 3 और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो ये CH3CH3 बन गया है ना, ये बन गया CH3CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H6 भी लिख सकते हो।
वे हम कंडेंस करते जा रहे हैं। लिखने का बेटा तरीका, सबसे पहले अपन ने क्या करा, अपन ने स्ट्रक्चर को बनाना सीखा कि स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ठीक है। फिर इसके बाद में उसको अपन कंडेंस करते जा रहे हैं। तो दो अपन ने कार्बन लगा दिए, दोनों के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अपन ने वो भी लगा दिए। इसको और अच्छे से अरेंज करके लिख दिया, CH3 लिख दिया। अब अपन ने टोटल लिख दिया कि भैया कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 3 + 3 कितने हैं, 6 एटम्स हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6 बन गया। किसका, इथेन का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इथीन की। रूल क्या बोलता है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाओ। इथ का मतलब क्या है, कार्बन के 2 एटम्स होंगे, ये लो बना दिए। रूल क्या बोलता है, सबसे पहले तो इनके बीच में बॉन्ड बनाओ। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, ईन का मतलब क्या है, ईन का मतलब ये है अल्कीन, और अल्कीन में कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बोलते हो कि मैम डबल बॉन्ड बनता है ना। अल्कीन में बेटा कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर हमने बना दिया क्या, इनके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या करोगे, जो रिमेनिंग इनकी वैलेंसीज है आप उनको सेटिस्फाई करोगे। अब तो ये कार्बन एटम जो है बेटा, ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है इसके साथ, यानी कि अब इसको 2 और बॉन्ड बनाने होंगे अपनी 2 रिमेनिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये क्या करेगा बेटा, 2 और बॉन्ड बना लेगा 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ। 2 पहले से बना लिए थे इस कार्बन के साथ, 2 और बना लेगा इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन एटम ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना चुका है इसके साथ, 2 और बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, वही हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो ये बन गया क्या, स्ट्रक्चर बन गया इथीन का। अब इसको कंडेंस करते हैं, कैसे करेंगे, 2 कार्बन एटम्स हमने लिख दिए, ठीक है, हमने से 2 कार्बन एटम्स लिख दिए। ये जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे क्या, CH2। ये भी जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CH2, है ना, ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसको अपन और कंडेंस कर देंगे। टोटल कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया C2। टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4, तो H4। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, C2H4, किसका, इथीन का। तो स्ट्रक्चर भी अपन बनाना सीख रहे हैं और फॉर्मूला भी अपन बनाना सीख रहे हैं। स्ट्रक्चर को बनाने के केवल 2 ही नियम होते हैं कि सबसे पहले कार्बन का एटम्स ले लो जितने भी हैं, मतलब कंपाउंड के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके बीच में तुम सबसे पहले क्या करो, बॉन्ड बनाओ। डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा, सिंगल बनेगा, पहले वो बनाओ। इसके बाद में जो रिमेनिंग वैलेंसीज है कार्बन एटम्स की, तो उनको सेटिस्फाई करो। आई बात समझ में, चलो फिर इसके बाद में क्या करेंगे, कंडेंस करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स लिख दिए। अब ये वाले बॉन्ड हटा दो, मतलब छुपा दो। ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम से, तो यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया। ये भी जुड़ा हुआ है 2 H एटम से, तो वो भी हमने लिख दिया। अब इसको और कंडेंस करा कि टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, टोटल कितने H एटम्स हैं, 4, तो क्या बन गया फॉर्मूला, C2H4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ इथाइन में, इसका बनाओ स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, नियम नंबर 1 क्या बोलता है, सबसे पहले कार्बन के एटम्स बनाओ। इथ का मतलब क्या है, कार्बन के 2 एटम्स होंगे, तो ये हमने बना दिए कार्बन के 2 एटम्स। आइन का मतलब क्या है, आइन का मतलब ये है बेटा कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्यों, आइन किसका सफिक्स है, अल्काइन का। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहां पर मैं क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, बना दिया। अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि अब रिमेनिंग वैलेंसीज तुम सेटिस्फाई करो। यहां देखो, कार्बन का जो ये एटम है ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है इसके साथ, इसको एक और बस बॉन्ड बनाना है अपनी रिमेनिंग वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड बना लेगा, बना लिया। सिमिलरली अब देखो, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। 3 बनाए इसने इस कार्बन के साथ, 1 बना लिया इस हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। सिमिलरली जो ये कार्बन एटम है बेटा, हर एक कार्बन एटम ना 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ये चीज दिमाग में रखना। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना ली इसके साथ, 1 और बना पाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं ना। तो अलॉन्ग विद कार्बन हाइड्रोजन के भी तो बेटा एटम्स लेकर के आओ, ले आए, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको अपन और कंडेंस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तीनों कार्बन मतलब दोनों कार्बन एटम्स को अपन लिखेंगे, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, बना दिया। चलो अब ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन एटम से, तो इसके बगल में लिख देंगे 1 हाइड्रोजन एटम।
ये कार्बन जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन एटम से, तो उसके बगल में भी अपन लिख देंगे क्या, एक हाइड्रोजन एटम। इसको और कंडेंस कर लेते हैं, टोटल कितने कार्बन के एटम्स हैं, 2, तो ये हो जाएगा C2। टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2, तो ये हो जाएगा H2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2। बस स्ट्रक्चर बनाओ, 2 नियमों को दिमाग में याद करके, कि पहला नियम बोलता है कि भैया सबसे पहले कार्बन के एटम्स लिख लो, सबसे पहले तुम उनके बीच में बॉन्ड बना लो। कौन सा बॉन्ड बनेगा वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कंपाउंड बना रहे हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, अल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर इसके बाद में क्या करोगे, रिमेनिंग वैलेंसी को तुम सेटिस्फाई करोगे हर एक कार्बन एटम की, कैसे, उन कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना करके। फिर क्या करोगे, कंडेंस करते जाओगे और अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला आ जाएगा हर एक कंपाउंड का। ठीक है, अब बेटा जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं तुमको यही बता देती हूं। इथेन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इथीन का होता है CnH2n, और इथाइन का, अरे यार गड़बड़ हो रही है, रुको, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। अब आप बोलोगे कि मैम ये जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है, बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है, बेटा जनरल फॉर्मूला अपन तब लगा सकते हैं जब हमको ये क्लियर ना हो कि यार कार्बन एटम तो चलो हमको पता है कितने होंगे, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें कितने एक मॉलिक्यूल में लगाने हैं, जब वो क्लियर ना हो तब आप ये जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, मान लो कि तुमको एग्जाम में आया है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, एग्जाम में आया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुमने बोला कि मैम ब्यूटेन, एन मतलब क्या, एन मतलब अल्केन, क्योंकि अल्केन का सफिक्स सरनेम क्या होता है, एन होता है। मतलब कि जो भी अपन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाएंगे उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे सबके बीच में क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। ओके मैम, ब्यूट रूट वर्ड किसके लिए होता है, जब कार्बन के 4 एटम्स हो, यानी कि हमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बनाना है जिसमें कि कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे और सबके बीच में क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। मैम इतना समझ में आ गया कि हाँ कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सिर्फ कार्बन के, तो सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं बेटा, कार्बन के एटम्स, ठीक है ना। यानी कि हम एक ऐसा हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें कि कार्बन के 4 एटम्स होंगे, सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन मैम कार्बन के अलावा हाइड्रोजन के भी तो एटम्स होंगे ना उसमें, लेकिन कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, ये लगाएंगे फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, जहां जहां तुमको n दिख रहा है फॉर्मूले में, वहां वहां तुम क्या करोगे, कार्बन एटम्स का नंबर रख दोगे। जैसे कि हमें बनाना है ब्यूटेन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसमें, 4, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो CnH2n+2 में जहां जहां n है वहां वहां रख दो 4, तो C4H2, फिर से n की जगह पे 4 + 2, तो कितना हो जाएगा ये C4H, 4 2 = 8, 8 + 2 10, यानी कि अपन जो ब्यूटेन बनाएंगे उसके मॉलिक्यूल में कार्बन के 4 एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के 10 एटम्स होंगे। तो जब तुम्हें समझ में ना आए कि मैम मॉलिक्यूल तो बनाना है, पता है अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है, क्या है पता है, ये भी पता है कि कार्बन के एटम्स कितने, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं वो एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये याद करना होगा, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। आप चाहो तो इसको बना के भी देख सकते हो, है ना। सबसे पहले कार्बन के अपन ने 4 एटम्स बना दिए, सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, नियम यही बोलता है। अब बाकी जो वैलेंसीज हैं, रिमेनिंग वैलेंसीज, उनको अपन सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि ये कार्बन एटम है, ये ऑलरेडी एक से जुड़ा हुआ है, 3 और बॉन्ड बनाएगा,
किसके साथ? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये जो कार्बन एटम है बेटा ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसके साथ एक इसके साथ, 2 और बनाएगा हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये भी 2 ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है, 2 और बनाएगा H एटम्स के साथ। इसने केवल एक ही बनाया तो ये 3 और बना लेगा हाइड्रोजन एटम्स के साथ। काउंट करो कितने आए हाइड्रोजन के एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आए कि नहीं आए? मान लो कि तुमको मैंने दिया है कि बेटा जाओ प्रोपीन का मॉलिक्यूल बनाओ। प्रोपीन, आप बोलोगे कि मैम प्रोपीन, इन किसका सफिक्स होता है? अल्कीन का। ठीक है, हमने मान लिया क्या मान लिया? अरे 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 गुच्छा हो गया। हाँ जी, अल्कीन का बनाना है, सॉरी अल्कीन नहीं, प्रोपीन बोला ना मैंने, प्रोपीन। तो आपने बोला कि मैम प्रोपीन, इन किसका सफिक्स होता है? अल्कीन का। मान मतलब समझ में आ गया कि हम जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बनाएंगे उसमें कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा। प्रोप किसका रूट नेम है? जब कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, यानी कि हम जो मॉलिक्यूल बनाएंगे हाइड्रोकार्बन का उसमें कार्बन के 3 एटम्स होंगे और 3 में से 2 में क्या होगा? 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। आ गया समझ में? लेकिन अब हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n अल्कीन के लिए, है ना? तो CnH2n, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां क्या करोगे? कार्बन एटम्स का नंबर रख दोगे। कितने कार्बन एटम्स है? 3, तो C3H2 ब्रैकेट के अंदर 3, तो कितना हो जाएगा ये? C3, 3 टू कितना होता है? 6, तो ये आ गया C3H6, यानी कि अब तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है। अब तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बनाओगे? कार्बन के 3 एटम्स बना लिए। रूल क्या बोलता है? यही बोलता है कि सबसे पहले तुम कार्बन के एटम्स बनाओ, फिर क्या करोगे? अल्कीन है तो 3 में से किसी 2 के बीच में क्या करोगे? अरे 3 में से किसी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना दोगे। ये लो बना दिया। इसके बीच में क्या होगा? अरे सिंगल ही होगा ना बेटा, सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, अब क्या करोगे? रिमेनिंग वैलेंसीज को, ठीक है, रिमेनिंग वैलेंसीज को आप बोल सकते हो कि सेटिस्फाई करोगे। कैसे? हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करवा करके। तो ये ऑलरेडी एक के साथ बना के बैठा है, 3 और बनाएगा। ठीक है, ये जो कार्बन एटम है बेटा, अब यहां पर बच्चे ब्लंडर करेंगे, ध्यान से देख। ये क्या हुआ? अरे यार ये बोर्ड भी एकदम पगला रहा है। हाँ यहां देखो बेटा, अब ये जो कार्बन एटम है ये ऑलरेडी देखो 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, एक ये 2 ये, एक और बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ, ये वाला भी 2 बना के बैठा हुआ है, 2 और बनाएगा। अब जरा काउंट करो कितने हो गए कार्बन के एटम्स? 3 हो गए, C3। अब काउंट करो हाइड्रोजन के एटम्स, 1 2 3 4 5 6 आया था कि नहीं आया था? आ जाओ अपन ऐसे बनाते हैं क्या? ब्यूटाइन। आइन का मतलब 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ब्यूट का मतलब कार्बन के 4 एटम्स होंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अल्काइंस के लिए क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2। जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां कार्बन के एटम का नंबर रख दो, यानी कि 4। तो C4H2 ब्रैकेट में 4 - 2 कितना हो जाएगा? ये C4H, 4 2 8 8 -2 6, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया? C4H6। बनाओ। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कार्बन के 4 एटम्स, 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो। मान लो मैंने कि इन दोनों के बीच में क्या बनाया है? ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब रिमेनिंग वैलेंसीज को तुम क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जोड़ करके। तो देखो ये जो कार्बन एटम है ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, एक और बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ। ये कार्बन एटम बेटा ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, 3 ये 1 ये, तो ये और कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कार्बन एटम 2 बना के बैठा है, 2 और बना लेगा। ये कार्बन एटम 1 बना के बैठा हुआ है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 1 2 3। अब देखो कार्बन के 4 एटम्स हैं, हाँ हैं। हाइड्रोजन के 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बेटा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस का। आ जाओ
यहां तक पढ़ लेते हैं, जितना भी कुछ पढ़ा है ना यहां तक की बात हो चुकी थी, यहां तक की भी हो गई थी। आगे बढ़ो, क्या हुआ, आ ही नहीं रहा है बेटा, रुको। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं C2H6 यानी कि इथेन का। ठीक है, सबसे पहले रूल क्या बोलता है, कार्बन एटम्स बना करके उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ और फिर उसके बाद में जो उनकी रिमेनिंग वैलेंसीज है उनको क्या करो, सेटिस्फाई करो। ठीक है, ये देखो ऐसे बेटा स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सिंपली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस कर देंगे, ऐसे लिख देंगे तो क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेटा इथेन का। इन सिमिलर वे अपन प्रोपेन का भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल इथीन, इथाइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड वालों से। ठीक है, कहने को डबल ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन फिर भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। In ethene, the carbon atoms are held together by two pair of electrons, therefore carbon-carbon double bond is stronger and shorter, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं as compared to alkanes। ठीक है, चलो ये इथाइन का बेटा स्ट्रक्चर है, रूल वही है और कुछ नहीं है। चलिए फिर उसके बाद में, बार बार पेन क्यों गिरता है मेरा, हाँ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा उनको अपन बोलते हैं अल्केन्स। फॉर्मूला क्या होता है उनका, CnH2n+2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जो अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। फिर इसके बाद में अल्कीन के लिए क्या होता है, CnH2n, और अल्काइन के लिए CnH2n-2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, नामकरण कैसे करते हैं, रूट नेम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। अभी अपन ने प्रीफिक्स नहीं देखा है, वो बाद में देखेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अल्केन्स में लोएस्ट पॉसिबल मेंबर क्या है, मीथेन। अल्कीन्स और अल्काइंस में इथीन एंड इथाइन। ठीक है, चलो अब इसके में भी बड़ा कुछ ब्रांच और चेन्स वगैरह के बारे में भी अपन देख लेते हैं, है ना, फटाफट से। स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। एक चेन में कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं, देयरफॉर वी कैन हैव चेन्स कंटेनिंग टेंस और इवन हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही चीज दी हुई, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बेटा टेबल है। ये देखो रूट नेम क्या है, मीथेन आ रहा है ना। फिर उसके बाद में ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, लाइक दैट। ठीक है, ब्रांच्ड चेन देखो, ब्रांचेस बेटा निकल आती है। अच्छा, ब्रांच में भी कई बच्चे बोलते हैं कि मैम देखो ये क्या है, ब्रांच है, ये देखो मैम ये ब्रांच हो गई। बेटा ब्रांच जब अपन बोलते हैं ना ब्रांच्ड चेन वाले, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कार्बन एटम की बात कर रहे हो तो इसको आपको किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये ब्रांच बनेगी। बच्चे बोलते हैं कि मैम देखो हमने यहाँ पर हर एक कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम के साथ में जोड़ा हुआ है तो ये ब्रांचेस है। नहीं बेटा, ये ब्रांचेस नहीं है। ब्रांच होने की कंडीशन क्या होती है कि आपको कार्बन को, चलो वो आगे पीछे किसी दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है ना, जैसे कि ये कार्बन है, ये आगे और पीछे दोनों ही तरफ से एक एक कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको इसकी ब्रांच निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तीसरे कार्बन एटम के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बेटा ये एक स्ट्रेट चेन की ब्रांच कहलाएगी। इसको ब्रांच मत बोलना, हाइड्रोजन एटम को। ब्रांच जो आप निकालते हो ना उसमें भी कार्बन का होना जरूरी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कार्बन को आपने जोड़ा हुआ है तीसरे कार्बन से, तो ये ब्रांच हो गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बहुत अच्छा 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। इस कार्बन को आगे पीछे तो कार्बन एटम में जोड़ा ही हुआ है, साथ में देखो इसकी एक ये ब्रांच निकाली है, एक ये ब्रांच भी निकाली है, तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ब्रांच का मतलब समझ में आया ना। इन एडिशन टू स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स, कार्बन एटम्स बेटा कभी कभी क्या होते हैं, रिंग में भी अरेंज हो जाते हैं। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, उनको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। साइकिल मतलब क्या बेटा, रोटेशन। रोटेशन आपको कहां देखने को मिलता है, रिंग में। तो जब कभी कार्बन के एटम्स रिंग में अरेंज हो जाए तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और उनमें बेटा प्रीफिक्स लग जाता है साइक्लो।
जैसे कि मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स क्या लगा मिस, है ना। तो वैसे ही जो अपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें कि कार्बन एटम्स रिंग में अरेंज हो जाते हैं, तो उनमें प्रीफिक्स क्या लगता है साइक्लो। देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन तुम लोग जानते हो कि कार्बन के 3 एटम्स होंगे, एन है मतलब सबकी में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन ये साइक्लो वर्ड क्या बता रहा है कि वो तीनों कार्बन एटम्स रिंग में देखो अरेंज्ड है। ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन के एटम, सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन सबके सब देखो रिंग में अरेंज होंगे, साइक्लो इसीलिए प्रीफिक्स लग रहा है। पेंटेन में भी देखो, साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, सबके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और सबके सब रिंग में अरेंज्ड है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। लाइक स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि ब्रांच होते हैं वैसे ही साइक्लिक भी होते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ये वर्ड अपन कब इस्तेमाल करते हैं, जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ऐसो को अपन क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन ने एग्जांपल देखा है, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, है ना, ये सब क्या है बेटा, ये सब साइक्लो अल्केन्स ही हैं। क्यों, क्योंकि इन सब के बीच में कार्बन कार्बन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। आप बोलोगे कि मैम ये तो साइक्लो अल्केन्स हैं, अल्केन्स के लिए तो CnH2n+2 होता है बेटा, वो अल्केन्स है, वो स्ट्रेट चेन वाले हैं। यहां पर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो साइक्लो अल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जो वहां पर अल्कीन्स के लिए होता है, वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में अदर एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर साइक्लोअल्केन्स, आर साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखो, ये सब उन्हीं के बेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इस तरीके से। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। बेंजीन इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और साइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या कि कार्बन एटम जितने भी होंगे वो एक रिंग में अरेंज होंगे, जितने भी एटम्स हैं उनमें से किसी 2 के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, साइक्लोपेंटीन है, पेंटीन, पेंट मतलब कार्बन के 5 एटम्स, साइक्लो मतलब कि रिंग में अरेंज्ड है, और इन का मतलब क्या है कि किन्हीं 2 के बीच में देखो डबल बॉन्ड आ गया। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो मतलब रिंग में, हेक्स मतलब कि 6 कार्बन के एटम्स जो रिंग में अरेंज होंगे, इन का मतलब क्या है, किसी 2 के बीच में देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इजी है बेटा, इजी है। आपकी एनसीईआरटी ना ज्यादा फोकस नहीं करती है साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर, लेकिन हाँ जितना दिया हुआ उतना तो अपन को पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया आपकी एनसीईआरटी। यहाँ पर देखो, ये देखो वाइटल फोर्स के बारे में मेंशन्ड है ना एनसीईआरटी में, इसीलिए पढ़ा दिया है। ये हो गया सैचुरेटेड के बारे में, इथेन का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, नियम यहाँ पर भी दिए हुए हैं। फिर उसके अलावा ये चेन, ब्रांचेस एंड रिंग के बारे में अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms. Such chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms. The name and the structure of these 6 are okay, ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब हो गया, ठीक है। चलो, but let us take another look at butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see the 2 different possible skeletons are possible. बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा आइसोमेरिज्म घुसा दिया एनसीईआरटी ने, बट वो अपन अलग से डील करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो कार्बन के देखो यहाँ पे 4 एटम्स है, ये ब्यूटेन बन गया, लेकिन वहीं अगर कार्बन के 4 एटम्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं तो क्या ये ब्यूटेन रहेगा, नहीं। क्यों, मेन चेन में देखो कार्बन के 3 एटम्स हैं, ये जो कार्बन एटम है बेटा ये तो ब्रांच में चला गया ना, तो ये अपन देखेंगे अपन, ठीक है। So we see both these structures have the same formula C4H10. Such compounds with identical molecular formula with different structures are called structural isomers. चिंता नहीं करना, समझा दूंगी। In addition to straight and branch chain, some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring. For example, cyclohexane, the formula is C6H12. मैंने क्या बताया कि जो cyclic compounds होते हैं, cycloalkanes होते हैं, उनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। ओके, बस इतना सही जो है बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिगार्डिंग चेन्स एंड ब्रांचेस।
आइसोमेरिज्म अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के लेक्चर की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब अपन मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, सी यू सून।